हाँ भाई, तो आज हम लोग अपने पास कंपनीज एक्ट आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हमने अपने पास कंपनीज एक्ट में कंप्लीट किया था कि अगर कैसे हम कंपनीज को देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, जहाँ पे हमने देखा था कि कंपनीज इस केस में हमारी तीन तरीके की हो सकती है। एक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, दूसरा कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स एंड गारंटी, और तीसरा कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। तो ये दोनों केसेस हमने अपने पास पिछली क्लास में डिस्कस कर लिए थे। आज हम देखेंगे अपने पास आगे कंपनी को ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स, कंपनी में मेंबर्स कितने हैं। चलो जी, तो इसमें हमारे पास सबसे पहले आ रहा है एक 1% कंपनी। ये एक नया कॉन्सेप्ट है, ये पहले वाले कंपनीज एक्ट 1956 में बेसिकली हुआ नहीं करता था, तो ये नया इम्प्लीमेंट किया गया है। तो नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि 1% कंपनी क्या होगी। ठीक है, 1% कंपनी मतलब एक ऐसी कंपनी जिसमें एक ही शेयर होल्डर है और कोई और नहीं है, तो वो उसको क्या कहते हैं हम, 1% कंपनी। ठीक है, ये बेसिकली उनके लिए फ़ायदेमंद है जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में है और वो खुद को कन्वर्ट करना चाह रहे हैं इनटू कंपनी। तो प्रोप्राइटरशिप में नुकसान बहुत बड़ा होता है। एक कि अगर उनका बिजनेस डूबता है, बंद होता है, तो उनके पर्सनल असेट्स भी यूज़ किए जा सकते हैं। तो उनको भी एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए कंपनीज एक्ट में नया कॉन्सेप्ट डाला गया 1% कंपनी का। तो एक अकेला इंसान भी कंपनी खोल सकता है, उसके अंदर अकेला वही शेयर होल्डर होगा। तो इसके अंदर मिनिमम एंड मैक्सिमम एक ही मेंबर हो सकता है। ठीक है, अच्छा, अगर हम बात करें डायरेक्टर्स की, तो इसमें मिनिमम डायरेक्टर्स एक होने चाहिए और मैक्सिमम डायरेक्टर्स जो इस कंपनी में हो सकते हैं वो है 15। सर, मिनिमम और मैक्सिमम एक मेंबर और ये 15, हाँ, डायरेक्टर्स 15 तक रखे जा सकते हैं, डायरेक्टर्स के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट शेयर होल्डर जो होगा वो इकलौता एक ही इंसान होगा, या मेंबर जो होगा वो इकलौता एक ही इंसान हमारे पास हो सकता है। ठीक है, तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है 1 मार्क में कि भैया मिनिमम डायरेक्टर्स मैक्सिमम डायरेक्टर्स कितने होने चाहिए। तो ये बात लिख लो एक बार अपने पास कहीं पर कि डायरेक्टर्स के लिए मिनिमम 1 और मैक्सिमम 15 तक अलाउड है। ठीक है, अच्छा, अब आगे समझो। इस कंपनी के अंदर क्योंकि देखो एक अकेला इंसान ही कंपनी को चला रहा है, तो व्हाट इफ अगर इस आदमी की मौत हो जाए, ये आदमी इनकैपेसिटेट हो जाए कि वो काम नहीं कर सकता, इंसॉल्वेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो फिर ये अकेला मेंबर अगर मर गया मान लो, तो फिर कंपनी कौन चलाएगा। तो इस आदमी को, जो ये मेंबर है, इसको अपने पास नॉमिनेट करना पड़ता है एक आदमी को, उसको हम बोलते हैं अपने पास नॉमिनी शेयर होल्डर या नॉमिनी मेंबर। और ये नॉमिनी मेंबर कंपनी को टेक ओवर करेगा इन द इवेंट ऑफ दिस पर्सन्स डेथ, इंसॉल्वेंसी या इनकैपेसिटी टू ऑपरेट बिजनेस। तो अगर कुछ भी हो जाता है इस मेंबर को, तो कंपनी कौन चलाएगा फिर, नॉमिनी शेयर होल्डर चलाएगा। ठीक है, अच्छा, इन दोनों के लिए, ये जो नॉमिनी शेयर होल्डर है और नॉमिनी मेंबर, और इन दोनों के लिए एक मेन रिक्वायरमेंट ये है कि पहली बात तो ये एक नेचुरल पर्सन होने चाहिए। ठीक है, मतलब एक एक्चुअल इंसान होने चाहिए जो ये अपॉइंट किए जाएंगे, बनेंगे। अगर आप कहो कि एक कंपनी दूसरी ओपीसी क्या खोल सकती है, आंसर इज नो, कंपनी ओपीसी नहीं खोल सकती, क्योंकि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। या कोई बैंक क्या एक ओपीसी खोल सकेगा, नहीं, क्योंकि बैंक अपने आप में एक आर्टिफिशियल पर्सन है। तो ओपीसी खोलने के लिए आपको मेंबर या नॉमिनी शेयर होल्डर एक एक्चुअल इंसान, असली वाले इंसान को ही बनाना पड़ेगा। ठीक, दूसरा, ये जो मेंबर बनाया जाएगा, दिस पर्सन शुड बी रेजिडेंट इन इंडिया, इंडिया में रहता हुआ हो, उसके पास रेजिडेंट का स्टेटस हो। इसका मतलब क्या है,
रेजिडेंट कैसे बनता है एक इंसान? अगर आप इंडिया में पिछले साल रहे हो फॉर 182 डेज और मोर, तो आपको कहा जाएगा कि आप क्या हो? रेजिडेंट हो इन इंडिया। ठीक है, तो कैसे बनेंगे? पिछले साल अगर आप 182 डेज भी रहे हो या उससे ज़्यादा रहे हो इंडिया में, तो आपको क्या कहेंगे कि आप रेजिडेंट हो इंडिया के। ठीक है, जब हम LLP एक्ट पढ़ेंगे तो LLP एक्ट में ये 182 की जगह पे 120 डेज है। ठीक है, तो वहाँ पे हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि एक जगह पे 182 एक जगह पे 120 है। 182 कंपनीज एक्ट के अंदर है, LLP एक्ट के अंदर 120 डेज है। ठीक है, तो ये पर्सन नेचुरल पर्सन होना चाहिए, रेजिडेंट इंडिया होना चाहिए, और एक सिटीजन भी हो इंडिया का, वो भी होना चाहिए। ठीक है, इंडिया का सिटीजन भी हो वो। ठीक है, अब अगर आप किसी को नॉमिनी शेयर होल्डर बना रहे हो तो क्या उससे पूछना ज़रूरी है क्या कि भाई हम तेरे को कंपनी की भागदौड़ दे देंगे अगर हमारी इनकैपेसिटी होगी? क्या उसको बताना ज़रूरी है? यानी कि जब भी हम किसी को, कोई मेंबर नॉमिनी शेयर होल्डर किसी को अपॉइंट कर रहा है तो वो पहले उसको कंसेंट पूछेगा, उससे रिटन कंसेंट लेगा। अगर वो हाँ करता है तभी वो किसी को अपॉइंट कर सकता है एज नॉमिनी शेयर होल्डर। ठीक है, तो वो फॉर्म होता है, वो फॉर्म फिल करवाए और वो फॉर्म सबमिट कर दे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास, ROC के पास सबमिट कर दे, और वो अपॉइंट हो जाएगा सामने वाला बंदा एज नॉमिनी शेयर होल्डर। ठीक है, अच्छा सर, क्या ये बंदा चाहे तो आगे चल के अपनी नॉमिनी शेयर होल्डर की जो मेंबरशिप जो मिली है, क्या ये त्याग सकता है, छोड़ सकता है? हाँ, छोड़ सकता है। इसको सिंपली अपनी कि भैया कंपनी को इन्फॉर्म करना है कि मैं नहीं रहूँगा नॉमिनी शेयर होल्डर, मुझे मेरी जगह पे किसी और को अपॉइंट कर लो, तो फिर ये जो मेंबर है किसी और को अपॉइंट कर सकता है। ठीक है, फिर ये मेंबर भी चाहे तो अगर इस नॉमिनी शेयर होल्डर मेंबर से खुश नहीं है तो इसको खुद भी रिमूव कर सकता है। एक तो ये कि खुद ही इसने मना कर दिया कुछ टाइम बाद, ये दूसरा ये कह सकता है कि भैया मुझे तुझे नहीं रखना, मुझे अब किसी और को करना है, तो किसी और को भी अपॉइंट कर सकता है, चेंज कर सकता है। सिंपली क्या करो, फॉर्म फिल करो और ROC को इन्फॉर्म कर दो कि हमने नए नॉमिनी शेयर होल्डर से अप्रूवल ले लिया है और आप अब हमारा नॉमिनी शेयर होल्डर चेंज कर दो। ठीक है, अच्छा अब एक केस देखो, वो मुझे बताओ होगा क्या। मान लो एक कंपनी है ए प्राइवेट लिमिटेड, OPC को अपने नाम के आगे हमेशा OPC लिखना ज़रूरी है। 1% कंपनी को ज़रूर OPC लिखना है, क्योंकि उससे पता चल जाता है सामने वाले लोगों को कि यार इसमें अकेला इंसान ही शेयर होल्डर रहने वाला है। ठीक है, तो ए प्राइवेट लिमिटेड है, ये OPC है। अब इसके अंदर शेयर होल्डर मान लो A है। ठीक है, इसने अपने पास नॉमिनी शेयर होल्डर B अपॉइंट कर रखा है। ठीक है, ये है हमारा नॉमिनी शेयर होल्डर। ठीक है, अब एक और कंपनी है C प्राइवेट लिमिटेड, OPC। इसका जो शेयर होल्डर है वो है C, और इसने अपने पास नॉमिनी शेयर होल्डर जिसको अपॉइंट कर रखा है वो है B। ठीक है, तो सवाल ये है कि क्या B दोनों जगह पे नॉमिनी शेयर होल्डर हो सकता है? आंसर इज नहीं। B हर जगह पे एक से ज़्यादा कंपनी में नॉमिनी शेयर होल्डर नहीं हो सकता। अच्छा चलो, मैं केस चेंज कर रहा हूँ। नॉमिनी शेयर होल्डर बनाया गया A को, आप बताओ, एक यहाँ पे शेयर होल्डर है और दूसरी कंपनी में नॉमिनी शेयर होल्डर है। सोचो, इस कंपनी में ये शेयर होल्डर है या मेंबर है, दूसरी कंपनी में नॉमिनी मेंबर है, कैसा हो सकता है? क्या हो गया, इतना क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं? ए यहाँ पे नॉमिनी शेयर होल्डर बन सकता है क्योंकि वो एक कंपनी में शेयर होल्डर, दूसरी कंपनी में नॉमिनी शेयर होल्डर है। ठीक है, अब लेट अस सपोज C की डेथ हो गई तो क्या होगा,
ये बन जाएगा यहाँ पे शेयर होल्डर और ये यहाँ पे भी शेयर होल्डर है। अब क्या ऐसा बन सकता है? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है कि ये ए इधर भी शेयर होल्डर बन जाए और इधर भी शेयर होल्डर बन जाए। इसको या तो दोनों कंपनीज के बिजनेस को मर्ज करके एक नई कंपनी खोलनी पड़ेगी या फिर इसको किसी एक कंपनी में से अपनी मेंबरशिप छोड़नी पड़ेगी। ऐसा नहीं कर सकता कि वो दोनों कंपनी में शेयर होल्डर बन जाए। ठीक है, तो आपके लिए रूल क्या है? एक ही कंपनी में शेयर होल्डर बन सकते हो, एक ही कंपनी में नॉमिनी शेयर होल्डर बन सकते हो, उससे ज़्यादा में नहीं बन सकते। ठीक है, चलो जी। नाम के आगे मैंने बता दिया सबको, इनको नाम के आगे अपने ओपीसी लिखना ज़रूरी है। ठीक है, अच्छा, ये ओपीसी भी एक प्राइवेट कंपनी ही कहलाई जाएगी। ठीक है, प्राइवेट कंपनी का एक दूसरा नाम होता है। क्या होता है? मैंने पहले ही बता रखा है, प्राइवेट कंपनी का एक दूसरा नाम भी होता है। क्या बोलते हैं उसको? क्लोजली हेल्ड कंपनी। चाहे कोई भी प्राइवेट कंपनी हो, प्राइवेट कंपनी को आप क्लोजली हेल्ड कंपनी भी बोलते हो। ये बात लिख लो अपने पास। प्राइवेट कंपनी इज ऑल्सो कॉल्ड क्लोजली हेल्ड कंपनी। तो ये जो ओपीसी है ये प्राइवेट कंपनी कहलाई जाएगी। अब प्राइवेट कंपनी के सारे रूल्स इसके ऊपर अप्लाई होते हैं, बट क्या है, क्योंकि अकेला आदमी यही मैनेज करता है तो ये बहुत सारे काम इसके पास आ जाते हैं। कि कंपनी फॉर्म करता है, बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ती हैं। तो क्या कहा गया कि ओपीसी अगर आप खोलोगे ना तो आपके ऊपर कंप्लाइंसेस थोड़े कम कर देंगे, पूरी तरह हटाएंगे नहीं बट कम कर देंगे। ठीक है, चलो जी एक बार नज़र मारे ओपीसी के बारे में। तो ओपीसी सेक्शन 2 क्लॉज 62 में लिखा हुआ है कि 1% कंपनी मीन्स अ कंपनी विच हैज़ ओनली 1 पर्सन एज अ मेंबर। ठीक है, 1% हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड टू एनकरेज एंटरप्रेन्योरशिप एंड कोऑपरेटिव बिजनेस। OPC differs from sole proprietary concern in an aspect that OPC is a separate legal entity with limited liability। OPC और प्रोप्राइटरशिप में फ़र्क क्या है? OPC एक सेपरेट लीगल एंटिटी होगी और उसमें लिमिटेड लाइबिलिटी होगी मेंबर की। बट अगर सोल प्रोप्राइटरशिप में कि देखें तो जो बिजनेस है और जो ओनर है वो दोनों अलग अलग नहीं, एक ही इंसान माने जाते हैं और उसके अंदर अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है ओनर की। ठीक है, अब ओपीसी क्या है? ओपीसी इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी विद मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज में बी प्रिस्क्राइब्ड एंड हैज ओनली 1 मेंबर। आओ इसके बारे में जल्दी से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लें। ओनली 1 पर्सन एज अ मेंबर होता है। इसमें मिनिमम पेड अप कैपिटल कुछ होती है बट वो अभी तक प्रिस्क्राइब्ड नहीं है, तो मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल इज नॉट येट प्रिस्क्राइब्ड। द मेमोरेंडम ऑफ ओपीसी, मेमोरेंडम मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये मैंने डिस्कस किया है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो कंपनी के इस कॉन्स्टिट्यूशन में मेमोरेंडम में एक बेसिकली 7 क्लॉजेज होते हैं, 7 क्लॉजेज, नेम क्लॉज, एसोसिएशन क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, नॉमिनेशन क्लॉज, ऐसे 7 क्लॉज, 5 मैंने बता दिए। तो 7 क्लॉजेज होते हैं, उनमें से एक क्लॉज होता है नॉमिनेशन क्लॉज। उस नॉमिनेशन क्लॉज में मेंशन करना पड़ता है नॉमिनी शेयर होल्डर का नाम। ठीक है, तो मेमोरेंडम ऑफ ओपीसी शैल इंडिकेट द नेम ऑफ द अदर पर्सन हु शैल इन द इवेंट ऑफ द सब्सक्राइबर्स डेथ और हिज इनकैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट बिकम द मेंबर ऑफ द कंपनी। ओनली एन इंडियन सिटीजन रेजिडेंट इन इंडिया कैन बिकम द मेंबर ऑफ द कंपनी। तो मैंने बोला था सिटीजनशिप चाहिए प्लस रेजिडेंट भी होना चाहिए इंडिया में, वही क्या कर सकता है? मेंबर बन सकता है। साथ साथ नॉमिनी शेयर होल्डर भी तभी बन सकते हो जब आप एक इंडियन सिटीजन हो और रेजिडेंट इन इंडिया हो, दोनों कंडीशंस पूरी करनी पड़ेंगी। द अदर पर्सन हुज नेम इज गिवन इन द मेमोरेंडम शैल गिव हिज प्रायर रिटन कंसेंट। यही बोला था कि जिसको नॉमिनी शेयर होल्डर बनाओगे क्या उससे पूछोगे कि हम तुझे बना दे क्या, है ना? तो उससे क्या करना है? प्रायर, प्रायर मतलब पहले से उसकी रिटन कंसेंट लोगे प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में, जो फॉर्म बताया गया उस फॉर्म में उसकी रिटन कंसेंट लोगे। एंड द सेम शैल बी फाइल्ड विद रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। आरओसी के पास आपको वो डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा कि हम इस बंदे को अपना नॉमिनी शेयर होल्डर अपॉइंट कर रहे हैं।
सच अदर पर्सन मे बी गिवन द राइट टू विड्रॉ हिज कंसेंट। वो बंदा चाहे तो आगे चल के अपनी जो कंसेंट है नॉमिनल शेयर होल्डर की ये वापस ले सकता है और हट सकता है नॉमिनल शेयर होल्डर की पोजीशन से। द मेंबर ऑफ ओपीसी में एट एनी टाइम चेंज द नेम, मैंने ये बोला था शेयर होल्डर चाहे तो मेंबर चाहे तो खुद भी चेंज कर सकता है नाम, तो द मेंबर ऑफ ओपीसी में एट एनी टाइम चेंज द नेम ऑफ सच अदर पर्सन by giving notice to the company and the company shall intimate the same to the registrar। आगे, any such change in the name of the person shall not be deemed to be a alteration of the memorandum। देखो क्या होता है, जब आप नॉमिनल शेयर होल्डर का नाम चेंज करते हो तो उसके लिए वैसे तो लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है, होना चाहिए जो कि एमओए के लिए होता है, बट इसके अंदर क्या बोला गया कि अगर आपको एमओए में नाम चेंज करना है नॉमिनल शेयर होल्डर का तो हम मानेंगे नहीं कि आपने मेमोरेंडम को चेंज किया है, हम बस मान लेंगे कि ठीक है कुछ पहले से जो आपने नाम दिया था वही चलता हुआ आ रहा है। होता क्या है, जब आपको मेमोरेंडम कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करना होता है ना तो उसके लिए एक मेन चीज़ होती है कि आपको एसआर पास करना पड़ता है, स्पेशल रेजोल्यूशन जिसको बोलते हैं, ठीक है। और प्लस उसके अंदर कई बार अप्रूवल्स की भी जरूरत पड़ जाती है, आरओसी की भी कुछ जगहों पे, या गवर्नमेंट की अप्रूवल की जरूरत पड़ जाती है कभी कभी। तो होता क्या है, अगर अपने ही बात करें हम अपने देश का कॉन्स्टिट्यूशन अगर चेंज करना हो ना तो बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है, कॉन्स्टिट्यूशन तब बदला जा सकता है, आसानी से नहीं बदल सकता कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का भी। सेम चीज़ एमओए के लिए भी बोली गई कि एमओए को चेंज करना थोड़ा आसान नहीं, उसके लिए भी थोड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं, समझ लो। तो क्या बोला गया कि अगर आप ये नॉमिनल शेयर होल्डर नाम चेंज करो ना तो आपके लिए उतना मुश्किल नहीं रखेंगे, उसको मानेंगे कि आप आराम से चेंज करो और ऑल्ट्रेशन के तौर पे उसको ट्रीट नहीं किया जाएगा। ऑल्ट्रेशन मतलब चेंज के तौर पे ट्रीट नहीं किया जाएगा, आपने एमओए को चेंज किया है। आगे, ओनली अ नेचुरल पर्सन हु इज एन इंडियन सिटीजन एंड रेजिडेंट इन इंडिया, रेजिडेंट कैसे बनेंगे, पर्सन हु हैज स्टेड इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 182 days during the immediately preceding one calendar year shall be eligible to incorporate an OPC and shall be a nominee for the sole member of OPC। ये डिस्कस किया था। आगे, no person shall be eligible to incorporate more than one OPC or become nominee in more than one such company। तो एक ही कंपनी में नॉमिनी बन सकते हो और एक ही कंपनी के लिए आप मेंबर हो सकते हो। No minor can become a member or nominee of the OPC or can hold shares with beneficial interest। बच्चों को तो आप ना तो मेंबर बना सकते हो ना नॉमिनी शेयर होल्डर बना सकते हो, ना कह सकते हो कि नॉमिनी शेयर होल्डर बना के उसको कोई ट्रांसफ़र करेंगे प्रॉफिट्स में से हिस्सा, या मेंबर बना के प्रॉफिट्स में से देने की कोशिश करेंगे, ऐसा नहीं कर सकते। आगे, सच कंपनी कैन नॉट कैरी आउट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज ऑफ एनी बॉडी कॉर्पोरेट। ओपीसी जो है वो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ नहीं कर सकता, साथ ही साथ वो किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट्स भी नहीं कर सकते, ठीक है। आगे, अगर आपको एक ओपीसी खोलनी है तो वो ओपीसी कभी भी एनपीओ नहीं हो सकती, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो सकती, जिसको एनजी भी बोल देते हैं कुछ लोग। आपको अगर ओपीसी खोलनी है तो वो प्रॉफिट वाला बिजनेस ही खोल सकते हो जिसमें प्रॉफिट होगा, एनपीओ खोलने की कोशिश करोगे तो आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। तो सच कंपनी कैन नॉट बी इनकॉर्पोरेटेड और कन्वर्टेड इनटू अ कंपनी अंडर सेक्शन 8। कुछ लोग जुगाड़ लगाने की कोशिश करते हैं, कहते हैं पहले ओपीसी के तौर पे खोलेंगे एज प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, बाद में उसको कन्वर्ट कर देंगे इनटू ओपीसी, तो वो वाला दरवाजा भी बंद कर रखा है ना। कभी कभी कोशिश करते हैं ना सामने वाले दरवाजे से घुस जाएं, नहीं घुसते तो कोशिश करते चलो पीछे वाले से घुस जाएंगे, पीछे वाला भी बंद कर रखा है और आगे वाले बंद कर रखा है, कहीं से भी नहीं जा सकते आप, ठीक है। आगे, आप चाहो तो ओपीसी को चाहो तो कन्वर्ट कर सकते हो प्राइवेट कंपनी में या फिर एक पब्लिक कंपनी में, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे यहाँ पे कि कैसे कन्वर्ट कर सकते हो या कब कन्वर्ट कर सकते हो, बट कन्वर्जन प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी में अलाउड है, सेक्शन 8 कंपनी यानी कि एक एनपीओ में कन्वर्ट नहीं कर सकते। आ जाओ, ओपीसी होती तो प्राइवेट कंपनी है बट एक सिंगल मेंबर वाली है ना, आप चाहो तो उसमें और मेंबर डालना चाहो तो प्राइवेट कंपनी बन जाएगी प्रॉपर। ओपीसी कैन नॉट कन्वर्ट वॉलंटरीली इनटू एनी काइंड ऑफ कंपनी अनलेस 2 years have expired from the date of incorporation except where the paid up share capital is increased beyond 50 lakhs
और इट्स एवरेज एनुअल टर्नओवर ड्यूरिंग द रेलेवेंट पीरियड एक्सीड्स 2 करोड़। तो अगर आपने ओपीसी खोल दी तो मिनिमम 2 साल तो आपको उसको ओपीसी के तौर पे चलाना ही पड़ेगा। 2 साल बाद ही आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो इनटू पब्लिक कंपनी या इनटू अ प्राइवेट कंपनी। बट अगर उन 2 सालों के अंदर आपकी कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से एक्सीड कर गया, या 2 सालों का जो एवरेज टर्नओवर है वो 50 करोड़ से ज़्यादा एक्सीड 2 करोड़ से ज़्यादा एक्सीड कर गया आपका, तो फिर आपको मैंडेटरीली कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू अ प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। सर हैं तब चॉइस नहीं है। देखो ओपीसी के लिए रूल क्या है, ओपीसी के लिए रूल ये है कि उनको मिनिमम 2 इयर्स फंक्शन करना पड़ेगा एज ओपीसी, ठीक है। बट अगर इन्हीं 2 सालों में ऐसा हुआ कि कंपनी की जो पेड अप कैपिटल है या जो टर्नओवर है वो अगर बताई हुई लिमिट से एक्सीड कर गया, तो उनको 2 साल के अंडर में ही रहते हुए अपने आप को कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू ओपीसी। क्या? अगर मान लो उनकी पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से ज़्यादा चली गई या उनका एवरेज टर्नओवर एक्सीड कर गया 2 करोड़, तो फिर ओपीसी को अपने आप को 2 साल के अंडर में ही कन्वर्ट करना पड़ जाएगा। वरना अगर ये लिमिट के अंदर रहता है और वो कोशिश करे 2 साल के अंदर में खुद को कन्वर्ट करने के लिए इनटू पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी, वैसा नहीं कर पाएगी, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट। इफ ओपीसी और एनी ऑफिसर ऑफ द कंपनी कॉन्ट्रावीन्स का मतलब क्या होता है? तोड़ना, वायलेट करना। तो अगर ओपीसी ने या ओपीसी के किसी भी ऑफिसर, एम्प्लॉय, डायरेक्टर, मेंबर ने कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस को तोड़ा, तो क्या होगा? ओपीसी पे भी और कंपनी पे भी, ऑफिसर्स पे भी पनिशमेंट लगेगी। कितनी? विच में एक्सटेंड टू 10,000 रुपीज़ एंड अ फर्दर फाइन विच में एक्सटेंड टू 1,000 रुपीज़ फॉर एवरी डे आफ्टर द फर्स्ट ड्यूरिंग विच सच कॉन्ट्रवेंशन कंटिन्यूज। तो अगर एक ओपीसी ने जो कंपनी एक्ट के प्रोविजंस तोड़े, तो फर्स्ट टाइम तो जो पेनल्टी लगेगी वो 10,000 तक लग सकती है, 10,000 तक। सेकेंड टाइम अगर दोबारा तोड़ा तो 1,000 रुपये हर दिन के पेनल्टी लगेंगे जब तक कि वो अपनी गलती सुधार नहीं लेते, ठीक है। आगे, हियर द मेंबर कैन बी द सोल मेंबर एंड डायरेक्टर। मतलब चाहो तो ये भी कर सकते हो कि जो अकेला मेंबर है वही अकेला शेयर होल्डर के साथ साथ डायरेक्टर बन जाए, और किसी को डायरेक्टर अपॉइंट ना करो तो वो भी चलेगा, ठीक है। बट इसके अंदर मैक्सिमम डायरेक्टर्स कितने हो सकते हैं? 15। ये बात मैंने पहले लिखवा दी है। मैक्सिमम मेंबर्स कितने हो सकते हैं? 1। चलो जी, नेक्स्ट आ रहा है हमारा प्राइवेट कंपनी। इसको मार्क कर लो इम्पोर्टेंट, क्योंकि इसकी जो डेफिनेशन है, कई बार ये डेफिनेशन के ऊपर केस बन जाता है कि बताओ क्या ये प्राइवेट कंपनी है या नहीं, क्या प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन है वो बताओ, या कुछ एक केस स्टडी दे देंगे, बताएंगे, पूछेंगे क्या ये प्राइवेट कंपनी बन सकती नहीं बन सकती। तो हमें हर चीज़ का ध्यान रखना है। तो देखो, प्राइवेट कंपनी आप तभी बन सकते हो जब आप 3 शर्तें पूरी करो। वो कहते हैं ना, याद है तुम्हें एक फिल्म याद है, तुम लोगों ने देखी है, जाने तू या जाने ना, देखी तुम लोगों ने? रितेश देशमुख कह रहा हूँ, इमरान खान जो आमिर खान का भांजा था ना, आमिर खान का भांजा इमरान खान, और एक वो जेनेलिया डिसूजा, एक फिल्म है जाने तू या जाने ना, अभी 2009 की फिल्म है शायद, 9 या 10 की फिल्म है शायद। अच्छी फिल्म है, तुम लोग देखोगे तो तुम्हें पसंद है, क्योंकि यूथ के ऊपर बेस्ड है फिल्म तरीके की, देखना जाके। तो उसमें ना एक बात आती है कि अगर आपको रांझौर का राठौर बनना है तो आपको मर्द बनने के लिए 3 शर्तें पूरी करनी पड़ेगी, ठीक है। उसमें 3 शर्तें हुआ करती थी। एक, किसी की पिटाई, दूसरा घुड़सवारी, और तीसरा जेल जाना एक बार। तो ये 3 शर्तें थी उसके अंदर। क्या? पहला घोड़े की सवारी, दूसरा किसी की पिटाई, हड्डी पसली तोड़ना, और तीसरा एक बार जेल जाना।
वैसे ही समझो प्राइवेट कंपनी बनना है तो 3 शर्तें पूरी करनी पड़ेंगी, ठीक है। पहली शर्त क्या है, आप शेयर्स के ट्रांसफर पे रिस्ट्रिक्शन लगाओगे, मतलब आपकी कंपनी के शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होंगे, या आप फ्रीली ट्रांसफरेबल से हटा सकते हो, कुछ शर्तें रख सकते हो, रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो, ठीक है। बैन नहीं कर सकते कि शेयर ट्रांसफर ही नहीं कर सकते, इस पर बैन लगाना पॉसिबल नहीं है, बस क्या कर सकते हो, कुछ शर्तें लगा सकते हो, ठीक। अच्छा, दूसरा, इसमें जो नंबर ऑफ मेंबर्स हैं वो मैक्सिमम 200 तक हो सकते हैं। और तीसरा, ये कंपनी एक्सेप्ट नहीं करेगी पैसा फ्रॉम द पब्लिक, प्राइवेट कंपनी विल नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट्स या विल नॉट एक्सेप्ट मनी फ्रॉम द पब्लिक ठीक है। अगर आपने ये 3 शर्तें पूरी करी तब हम क्या कहेंगे, आप क्या हो, प्राइवेट कंपनी हो। अगर एक भी शर्त टूट गई तो वो प्राइवेट कंपनी नहीं कहलाई जाएगी। यानी कि अगर शेयर्स का ट्रांसफर कह लो फ्रीली ट्रांसफरेबल है, शेयर्स फ्रीली ट्रांसफर कर सकते हो, तो ये क्या है, पब्लिक कंपनी हो गई। मेंबर्स 200 से ज़्यादा चले गए तो पब्लिक कंपनी, या फिर अगर पब्लिक से पैसा उठा लिया, आम जनता से पैसा उठा लिया, तो फिर वो प्राइवेट कंपनी नहीं रहेगी, ठीक है। अच्छा, अब इसमें 200 की लिमिट है कि 200 से ज़्यादा लोग नहीं हो सकते। इसके अंदर एक्सेप्शंस हैं 2, इसके अंदर 2 एक्सेप्शंस हैं। पहला एक्सेप्शन क्या है, एम्प्लॉय कम मेंबर्स। दूसरा, एक्स एम्प्लॉय कम मेंबर्स, ठीक है। अगर आपके एम्प्लॉय कम मेंबर्स हैं, एक्स एम्प्लॉय कम मेंबर्स हैं, तो इनको इस 200 की लिमिट में काउंट नहीं करेंगे, दे विल नॉट बी काउंटेड इन 200। सर ये है क्या, एम्प्लॉय कम मेंबर्स? तो देखो एम्प्लॉय कम, ये जो वर्ड कम है ना, इसको आप ऐसे लिख सकते हो प्लस प्लस, ठीक है। तो मतलब क्या है, जो भी लोग कंपनी में इस वक्त एम्प्लॉयज़ हैं, कंपनी में जॉब करते हैं, और साथ साथ कंपनी में मेंबर भी हैं, शेयर होल्डर भी हैं, तो उनको इस 200 में काउंट नहीं करेंगे। तो अगर मान लो एक कंपनी में 5000 एम्प्लॉय हैं और सबके पास कंपनी के शेयर्स हैं, तो वो 5 के 5000 लोग इसमें काउंट ही नहीं किए जाएंगे, ठीक है। कहेंगे ही नहीं कि वो इसकी लिमिट के अंदर फॉल करते हैं, ठीक। दूसरा, एक्स एम्प्लॉय प्लस मेंबर्स। एक्स मतलब जो छोड़ के जा चुका है, तो मतलब अगर आपने कंपनी छोड़ दी है, ठीक है, और आप कंपनी में मेंबर हो, तो आपको भी काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। कंपनी छोड़ चुके हो और उसके अंदर अभी भी मेंबर हो तो उसको काउंट नहीं करेंगे। अब इसके अंदर ना एक बहुत ट्रिकी पार्ट है। ट्रिकी पार्ट क्या है कि आप कंपनी में एक्स एम्प्लॉय हो और आपको शेयर्स मिले थे कब, जब आप कंपनी में एम्प्लॉय थे तब, प्लस कंपनी छोड़ने के बाद भी आप अभी तक भी मेंबर हो, तो ही आपको काउंट नहीं किया जाएगा। अगर आपको कंपनी के शेयर्स मिले कंपनी छोड़ने के बाद, तो आपको काउंट करेंगे। या फिर आपको शेयर मिले थे जब कंपनी में एम्प्लॉय थे, जब आपने नौकरी छोड़ दी उसके कुछ टाइम बाद आपने वो शेयर्स बेच दिए, बेचने के बाद दोबारा खरीद लिए किसी और तरीके से, तो आपको काउंट करेंगे, ठीक है। इसके ऊपर एग्जाम में सवाल आ गया और बच्चों ने बहुत बार गलती करी, वो हमेशा सिर्फ एक ही चीज़ पढ़ के जाते हैं
एक्स एम्प्लॉय कम मेंबर। अगर आप एक एक्स एम्प्लॉय हो और शेयर होल्डर हो तो आप मेंबर बन सकते हो। अरे भाई पूरा पढ़ो, पूरा लॉ की लैंग्वेज को ढंग से पढ़ो। उसके अंदर लिखा गया है कि आपको शेयर कब मिले हुए होने चाहिए, जब आप एम्प्लॉय थे और आप अभी तक भी हो, आपने शेयर्स बेचे नहीं हैं, तभी काउंट करेंगे। अगर आपने एम्प्लॉय जब बने हुए थे तब आपको शेयर्स मिल गए थे, आपने कुछ टाइम बाद जॉब छोड़ दी, जॉब छोड़ने के 2 महीने बाद मान लो आपने शेयर्स बेच डाले, अब फिर किसी और एम्प्लॉय से, किसी और तरीके से आपने फिर से कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, तब काउंट किया जाएगा। ठीक है, या फिर आपको शेयर्स मिले ही कब, जब आप नौकरी छोड़ चुके थे, तो काउंट किया जाएगा। ठीक है, और इसके अंदर एक चीज और होती है कि ये जो 200 की लिमिट है, इसमें जॉइंट शेयर होल्डर्स को काउंट करेंगे एज 1 शेयर होल्डर। मान लो एक पति पत्नी है, उन्होंने जॉइंटली कंपनी में शेयर्स खरीद रखे हैं, ठीक है, तो उनको हम 1 शेयर होल्डर मानेंगे, 2 नहीं मानेंगे। ठीक है, अब इसके ऊपर एक्चुअली में सवाल आ चुका है, बन चुका है। इंस्टीट्यूट ने सवाल कैसा दिया, कहा कि एक कंपनी में 190 मेंबर्स हैं, ठीक है, 5 डायरेक्टर्स हैं, वो कंपनी में शेयर होल्डर है, 190 के अलावा, 190 तो मेंबर्स हैं ही, 5 डायरेक्टर्स हैं जो कंपनी में शेयर होल्डर हैं। फिर कंपनी में उन्होंने क्या कह दिया कि 20 एक्स एम्प्लॉयज़ हैं, 15 करंट एम्प्लॉयज़ हैं जो मेंबर्स हैं, और 6 लोग हैं जिन्होंने जॉइंटली शेयर्स होल्ड कर रखे हैं। तो हमें बताना है कि क्या ये कंपनी प्राइवेट कंपनी बन सकती है, नहीं बन सकती। रिपीट कर रहा हूं मैं, 190 तो मेंबर्स हैं ही, ठीक है, 5 कौन है, डायरेक्टर्स हैं, और साथ साथ मेंबर्स भी हैं वो। ठीक, फिर उसने क्या बोला, क्या बोलेगा तुम्हें, कहेगा कि इसके अंदर 6 कपल्स हैं जिन्होंने जॉइंटली शेयर्स खरीद रखे हैं, 15 एक्स एम्प्लॉयज हैं, और साथ साथ मेंबर्स हैं, और 25 एम्प्लॉय कम मेंबर्स हैं। तो बताओ क्या ये प्राइवेट कंपनी बन सकती है? क्यों? कैसे पता? ये काउंट नहीं करेंगे, ये काउंट नहीं करेंगे, इनको 3 मानेंगे, 5 को मानेंगे, डायरेक्टर्स को मानते हैं मेंबर। हाँ, तो 198 हुए, ठीक है, तो इनको आप काउंट करोगे, टोटल 198 मेंबर्स है, 200 से एक्सीड नहीं कर सकता, करा। ठीक है, अब पंगा क्या लेगा वो इंस्टीट्यूट, यहां डालेगा, यहां पंगा क्या आएगा, एक्स एम्प्लॉयज हैं और इनको शेयर्स मिले बाद में, नौकरी छोड़ने के बाद। अब बताओ, तब नहीं बन सकती प्राइवेट कंपनी, क्योंकि 15 काउंट होने लगेंगे। ठीक है, या वो ऐसा कह देगा कि इनको शेयर्स मिले थे जब ये नौकरी में थे, नौकरी छोड़ने के बाद इन्होंने शेयर्स बेच दिए, फिर दोबारा से शेयर्स खरीद लिए, अब अभी भी नहीं बन पाए क्योंकि 15 काउंट होने लगेंगे 200 की लिमिट के अंदर अंदर। ठीक है, आ जाओ। तो प्राइवेट कंपनी के बारे में पढ़ो क्या कर रहा है। प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी हैविंग मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। जो भी पेड अप शेयर कैपिटल होगी वो सरकार प्रिस्क्राइब करेगी, बट सरकार ने कुछ भी प्रिस्क्राइब नहीं कर रखा है। ठीक है, छोड़ देना उसको। तो एंड बाय विच बाय इट्स आर्टिकल्स, वो कंपनी जो अपने आर्टिकल्स में क्या करती है, रिस्ट्रिक्ट करती है द राइट टू ट्रांसफर इट शेयर्स। दूसरा, एक्सेप्ट इन केस ऑफ 1%, 1% कंपनी को अगर छोड़ दो तो लिमिट्स द नंबर ऑफ इट्स मेंबर्स टू 200। इसमें 1% को छोड़ दे तो बाकी सभी प्राइवेट कंपनी मैक्सिमम 200 मेंबर्स होते हैं। प्रोवाइडेड दैट वेयर 2 or more persons hold 1 or more shares in a company jointly, they shall for the purposes of this clause be treated as a single member। ठीक है, अच्छा मान लो ऐसा है कि सवाल तुमसे कहे कि 11 लोग हैं, 11 लोग हैं
जिन्होंने शेयर जॉइंटली होल्ड कर रखा है और जिनमें से एक 3 लोगों की फैमिली है, 3 लोगों ने मिलकर होल्ड किए हुए हैं, तो क्या 3 लोग मिलकर होल्ड कर सकते हैं? अगर तुम यहां पे देखो तो कितने कंप्लीट कपल बन रहे हैं बताना? 5 तो बनी ना, 2-2 के। एक ऐसी फैमिली जिसमें 3 लोग भी हैं, एक ऐसे लोग हैं जिन्होंने तीनों ने मिलकर होल्ड किया हुआ है, क्या 3 कर सके होल्ड? कर सकते हैं। तो 3 को ये मत कहना कि नहीं जी 3 वाले को तो नहीं करेंगे हम, उनमें एक को काउंट कर देंगे, नहीं, पॉसिबल है कि 3 लोग मिलकर भी शेयर्स होल्ड कर सकते हैं। इसलिए यहां लैंग्वेज में लिखा है 2 और मोर पर्सन्स होल्ड शेयर्स जॉइंटली। ठीक है, 2 से ज्यादा भी लोग जॉइंटली शेयर्स होल्ड कर सकते हैं। अच्छा, प्रोवाइडेड फर्दर दैट पर्सन्स हु आर इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी एंड पर्सन्स हु हैव बीन फॉर्मरली मतलब पहले क्या थे, इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी थे, वर मेंबर्स ऑफ द कंपनी वाइल इन दैट एम्प्लॉयमेंट एंड हैव कंटिन्यूड टू बी मेंबर्स आफ्टर द एम्प्लॉयमेंट सीज्ड, नौकरी जाने के बाद भी वो अभी तक मेंबर हैं, दे शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन द नंबर ऑफ मेंबर्स। पॉइंट समझ आ रहा है? मैंने जो चीज़ बताई थी वो चीज़ यहाँ पे प्रॉपरली लिखी हुई है, हमें इन बातों को ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये पॉइंट नंबर 2 को तो मार्क कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर प्रैक्टिकल केस स्टडी आ चुकी है, बन सकती है दोबारा से। ठीक है, और तीसरी शर्त है प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी। पब्लिक से नहीं पैसा वो उठा सकते। सर एक बात बताओ, 200 मेंबर्स होंगे अगर एक कंपनी में, तो वो 200 लोग तो कंपनी में शेयर्स खरीदेंगे, तो वो भी तो पब्लिक ही है, आम जनता ही तो पैसा उठा रहे हैं। तो यहाँ पे उनके कहने का बेसिक मतलब ये है कि वो एडवर्टीजमेंट नहीं डालेंगे पब्लिक में कि आओ हमारे शेयर्स ले लो, हमारे को पैसा दे दो, हमें लोन दे दो, या हमें शेयर होल्डर्स शेयर्स ले लो हमारे। पब्लिकली अनाउंसमेंट नहीं की जाएगी। आपको क्या करना पड़ेगा, प्राइवेटली लोगों के पास जाके पैसा मांगना पड़ेगा, पूरी जनता के लिए खुला ओपन ऑफर नहीं छोड़ोगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हें अपना फ़ोन बेचना है, तो एक ऑप्शन तो ये है कि तुम OLX पे ऐड डालो और लोगों से कहो खरीद ले, वो क्या हो गया, ऑफर टू द पब्लिक हो गया। दूसरा ऑप्शन क्या है, तुम अपने आसपास के नज़दीकी करीब लोगों के पास जाके देख मेरा फ़ोन ले ले, मेरा फ़ोन अच्छा है, पुराना नहीं हुआ है, स्क्रैचेस नहीं है, ये है वो। तो तुम क्या कर रहे हो, प्राइवेटली जाके लोगों को बता रहे हो, पूरी जनता से, पूरी पब्लिक से, आम जनता से नहीं कह रहे हो। तो यहाँ पे क्या कहा गया, सेम चीज़ कि आप OLX पे ऐड नहीं डालोगे, सिंपली मतलब प्रॉस्पेक्टस इशू नहीं करोगे पब्लिक से पैसा उठाने के लिए। आपको क्या करना है, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स करनी है। ठीक है, अगला प्राइवेट कंपनी के रिगार्डिंग रूल्स क्या हैं। पहला, इसके लिए कोई पेड अप शेयर कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं है। ऑथराइज शेयर कैपिटल बोला गया है कि ऑथराइज शेयर कैपिटल को मिनिमम 1 लाख रुपए रखनी है, बट मैक्सिमम मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल कितनी है वो नहीं बताई हुई है। ठीक है, इसमें मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होने चाहिए, 2, और मैक्सिमम कितने, 200। OPC में हमें पता है कि एक ही होता है मिनिमम, और मैक्सिमम भी एक ही होता है। ठीक है, अच्छा मैक्सिमम 2 होने चाहिए, 200 होने चाहिए, एक्सक्लूडिंग एम्प्लॉय कम मेंबर्स एंड अर्स्टवाइल एक्स एम्प्लॉय कम मेंबर्स। इसके अंदर राइट टू ट्रांसफर द शेयर्स इज रिस्ट्रिक्टेड, शेयर्स का ट्रांसफर रिस्ट्रिक्टेड है। पब्लिक से पैसा नहीं उठाया जाएगा। स्मॉल कंपनी भी क्या होगी, एक प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन में फॉल करेगी। OPC क्या है, इट कैन बी फॉर्म्ड ओनली एज अ प्राइवेट कंपनी। आप OPC को कभी भी एक पब्लिक कंपनी की तरह से नहीं फॉर्म कर सकते। ठीक है, अच्छा आगे स्मॉल कंपनी क्या है, स्मॉल कंपनी गिवन अंडर द सेक्शन 2 क्लॉज 85 ऑफ द कंपनीज एक्ट मीन्स अ कंपनी अदर देन अ पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल डज नॉट एक्सीड 50 लाख और सच हायर अमाउंट एज बी प्रिस्क्राइब्ड विच शैल नॉट बी मोर देन 10 करोड़ एंड टर्नओवर ऑफ विच एज पर इट्स लास्ट प्रॉफिट लॉस डज नॉट एक्सीड 2 करोड़ और सच हायर अमाउंट एज बी प्रिस्क्राइब्ड विच शैल नॉट बी मोर देन 100 करोड़ रुपीज। आओ इसको समझो, देखो स्मॉल कंपनी नाम से समझ आ रहा है, स्मॉल कंपनी मतलब एक छोटी कंपनी होने वाली। तो किस कंपनी को बोलेंगे छोटी कंपनी, तो समझो अगर एक कंपनी पब्लिक कंपनी है तो कभी भी स्मॉल कंपनी नहीं बनेगी वो। ठीक है, इफ अ कंपनी इज अ पब्लिक कंपनी इट कैन नेवर बी अ स्मॉल कंपनी।
पब्लिक कंपनी कौन? पब्लिक कंपनी वो है जो इन तीनों शर्तों को फॉलो नहीं करता या तीनों में से कोई भी एक शर्त पूरी नहीं कर पाता, वो है पब्लिक कंपनी है। ठीक है, अच्छा, तो अब आपकी स्मॉल कंपनी क्या है, कौन सी फॉल करती है? अगर आपकी कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से कम है, या अगर आपका कैपिटल जो टर्नओवर है वो 2 करोड़ से कम है, तो आपको स्मॉल कंपनी बोला जाएगा। ठीक है, अब हुआ क्या, देखो ये कंपनी 2013 है, ठीक है, अभी हम 2023 में बैठे हैं। ठीक है, आज मैंने तुम्हें बताया था 2014 से एप्लीकेबल होता है ये, तो 9-10 साल तो इस एक्ट को हो ही चुके हैं अप्रोक्सीमेटली। तो क्या कहा गया कि यार ये जो 50 लाख और ये जो 2 करोड़ की लिमिट है ना, ये जैसे जैसे साल बीतते चले जाएंगे ना, ये ना 50 लाख और 2 करोड़ बिल्कुल ही बेकार होते चले जाएंगे। ठीक है, जैसे आज की डेट में भी हिंदुस्तान की कुछ कुछ ऐसे एक्ट्स हैं जिनके अंदर पनिशमेंट के तौर पे 100 रुपये पेनल्टी लगती है। बताओ, ये बनाए गए थे किसी ज़माने में 1940, 45, 50, 55 में, और आज तक वो अमेंड नहीं करे, चेंज नहीं करे। तो उस समय पे तो 100 रुपये खूब होते थे, आज की डेट में तो 100 रुपये हम ऐसी वैले पार्किंग वाले को दे देते हैं, है कि नहीं? कार पार्किंग में वैले पार्किंग को दे देते हैं 100 रुपये, आज की डेट में 100 रुपये क्या पेनल्टी है ना? इसलिए एक्ट में ना एक प्रोविजन रखा गया कि हम इस 50 लाख और इस जो 2 करोड़ की लिमिट है इसको एक्सीड कर सकते हैं। किस हद तक कर सकते हैं? पेड अप शेयर कैपिटल की लिमिट जो 50 लाख है इसको हम एक्सीड करके कहाँ ले जा सकते हैं? 10 करोड़ तक खींच सकती है गवर्नमेंट चाहे तो एक्सीड कर सकती है, या फिर टर्नओवर को कहाँ तक ले जा सकते हैं? अप टू 100 करोड़। ठीक है, हाँ, अब तुम्हारी बुक में शायद चेंज हो रखा होगा, पुरानी कुछ लिखा हुआ होगा, कितना? हाँ, इसको चेंज कर लो अपनी बुक्स में, ये 10 करोड़ रुपए तक खींच दिया गया है और 100 करोड़ तक यहां चला गया है। ठीक है, अब अपने पास लिखो, देखो यहां पे क्या लिखा है, मैंने बोला ना 50 लाख पहले था और 2 करोड़ भी पहले था। अब सरकार चाहे तो इसमें इसको बढ़ा सकती है, कहां तक? 10 करोड़ या फिर 100 करोड़। तो सरकार ने एट प्रेजेंट जो लिमिट्स है मैं लिखवा रहा हूं, तो क्या लिखा है? सच हायर अमाउंट एज बी प्रिस्क्राइब्ड। सरकार क्या कर सकती है? 50 लाख या फिर हायर अमाउंट भी कर सकती है जो वो प्रिस्क्राइब करे। तो लिखो है प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट। पेड अप शेयर कैपिटल का जो प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट इस वक्त है जो तुम्हारे अटेम्प्ट के लिए है वो है 4 करोड़, और टर्नओवर के लिए जो प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट है वो है 40 करोड़। ठीक है, तो अगर किसी कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ तक है, 4 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, एंड उनका जो सेल्स था पिछले साल में वो 40 करोड़ के अंडर में है, तो वो स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में फॉल करेगी। अगर दोनों में से कोई भी एक शर्त टूट गई तो वो स्मॉल कंपनी नहीं रहेगी, वो फिर बड़ी कंपनी के तौर पर फॉल कर जाएगी। तो सर स्मॉल कंपनी हो भी गई तो क्या कोई वो है क्या, टैग ही तो लग रहा है? नहीं, स्मॉल कंपनी अगर आप बनोगे तो आपको कुछ रिलैक्सेशंस मिलती हैं, तो वो रिलैक्सेशन मिलनी बंद हो जाएगी अगर आप स्मॉल कंपनी नहीं रहोगे। रिलैक्सेशन मतलब किसी तरीके से आपको बेनिफिट मिलेगा, कंप्लाइंसेस कम करने पड़ेंगे, कुछ कुछ चीज़ें आपको एप्लीकेबल नहीं होंगी, तो आपको क्या है, थोड़ा सा बेनिफिट मिलेगा। स्मॉल कंपनी से बड़े हो गए तो फिर सब कुछ फॉलो करना पड़ जाएगा आपको। ठीक है, अच्छा, अब देखो क्या लिख रहा है। स्मॉल कंपनी, पहली बात तो हमने पढ़ ली थी, कौन नहीं हो सकती? पब्लिक कंपनी एक स्मॉल कंपनी नहीं हो सकती। दूसरा, अगर एक कंपनी की कोई होल्डिंग कंपनी है या वो एक सब्सिडरी कंपनी किसी दूसरी कंपनी की, तो वो होल्डिंग कंपनी नहीं हो सकती। अगर वो एक सेक्शन 8 कंपनी है, एनपीओ है, तो वो स्मॉल कंपनी नहीं बन सकती। या फिर अगर किसी स्पेशल एक्ट के अंडर वो बनाई गई है तो वो कंपनी स्मॉल कंपनी नहीं हो सकती। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मान लो एक कंपनी है ए लिमिटेड या ए प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, इसका जो कैपिटल है वो है मान लो 3 करोड़,
ठीक है। और इसकी जो सेल्स है, मतलब जो टर्नओवर है, मान लो वो है 35 करोड़। तो बताओ अपने आप में क्या ये कंपनी स्मॉल कंपनी है? क्योंकि 4 करोड़ और 40 करोड़ के विद इन है इनका काम। अब मान लो इस कंपनी के ऊपर एक दूसरी कंपनी का कंट्रोल है, मान लो डी प्राइवेट लिमिटेड कंट्रोल्स ए प्राइवेट लिमिटेड। तो ए प्राइवेट लिमिटेड भले ही लिमिट के अंदर है बट इसको स्मॉल कंपनी नहीं बोला जाएगा। मान लो उल्टा हो जाए उल्टा ये हो जाए कि ए प्राइवेट लिमिटेड कंट्रोल्स डी प्राइवेट लिमिटेड, उल्टा भी तो पॉसिबल है। अगर ऐसा भी हो जाए तब भी है तो ये विद इन लिमिट, बट तब भी इसको हम स्मॉल कंपनी नहीं बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर ये कंपनी एक सेक्शन 8 कंपनी है, सेक्शन 8 मतलब एक एनपीओ है, तब भी नहीं बन सकती। या फिर अगर ये ए प्राइवेट लिमिटेड किसी स्पेशल एक्ट के अंडर बनाई गई है, कंपनीज एक्ट के अलावा भी तो बहुत सारे एक्ट्स हैं, उन एक्ट में से अगर ये कंपनी बनाई गई है वहाँ की वजह से, तो फिर ये कंपनी स्मॉल कंपनी नहीं कहलाई जाएगी। और साथ साथ चौथा पब्लिक कंपनी तो है ही, ठीक है। चलो जी, नेक्स्ट आ रहा है पब्लिक कंपनी क्या है। तो पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, मतलब जो कंपनी प्राइवेट कंपनी नहीं है वो क्या है, पब्लिक कंपनी है, और उसके पास मिनिमम पीरियड शेयर कैपिटल वो है जो प्रिस्क्राइब्ड है। प्रिस्क्राइब्ड कुछ है ही नहीं, ठीक है। ऑथराइज शेयर कैपिटल प्रिस्क्राइब्ड इसके लिए भी है, 5 लाख रुपए का है ऑथराइज शेयर कैपिटल। पता है ना ऑथराइज शेयर कैपिटल, तुम्हें 12th बताया जाता है कि मैक्सिमम कैपिटल जो कंपनी इशू कर सकती है। तो ऑथराइज जो प्रिस्क्राइब्ड है मिनिमम वो है 5 लाख, और पब्लिक प्राइवेट कंपनी के लिए मिनिमम ऑथराइज शेयर कैपिटल जो प्रिस्क्राइब्ड है वो है 1 लाख। बट पेड अप एक्चुअल में कितनी रखोगे वो आपके ऊपर छोड़ दिया गया है, ठीक है। इसके अंदर ध्यान रखना पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 लोग होने चाहिए मेंबर्स। अगर 7 से कम हैं तो वो कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं हो सकती। दूसरा, अगर आपकी मैक्सिमम लिमिट एक्सीड कर गई 200 को तब भी वैलिड है। तो पब्लिक कंपनी के लिए कोई लिमिट नहीं है मैक्सिमम की, पर मिनिमम की लिमिट है 7 की, ठीक है। अब मैं तुम्हें एक एक्स्ट्रा चीज़ बता रहा हूँ बस, ठीक है। ये बात तुम्हें वैसे इंटरमीडिएट में सिखाई जाती है, सीए इंटरमीडिएट में तुम्हारे, या सीए में इंटरमीडिएट में। जैसे लेट अस सपोज एक कंपनी में 7 मेंबर्स हैं, 3 और 3 6 और 1 7, ठीक है। अब क्या ये पब्लिक कंपनी बन सकती है? बन सकती है, क्योंकि इसमें 7 लोग हैं। मान लो इसकी डेथ हो गई, ठीक है, तो ये कितने हो गए? 6 रह गए। अब क्या ये बिजनेस कंटिन्यू कर सकते हैं? हैं? क्या अगर वो चाहें तो? हाँ भाई, नहीं कर सकते। अक्षय, नहीं कर सकते? कर सकते हैं। ये लोग बिजनेस कंटिन्यू कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। ये क्या बात हुई? बात यह है कि कंपनीज एक्ट में प्रोविजन दिया गया है कि देखो अब किसी की डेथ हुई है तो ऐसा तो है नहीं कि अभी मुंह खोला जिसको बना दिया शोल्डर तुरंत बन जाएगा, भैया टाइम लगता है किसी को शोल्डर बनाने में। तो कहा गया है कि कंपनी को 6 महीने की मोहलत दी जाएगी कि 6 महीने तक आप नया मेंबर ढूंढ के ले आओ। अगर आप 6 महीने तक मेंबर ढूंढ के ले आए, बहुत बढ़िया, कंटिन्यू करते रहो। नहीं ढूंढ पाए तो 6 महीने बाद जो भी लायबिलिटीज कंपनी इनकर करेगी उसके लिए मेंबर्स की लायबिलिटी आएगी, कंपनी की लायबिलिटी नहीं आएगी। आ रहा समझ? तो इसकी डेथ हो गई, 6 महीने तक मेंबर ढूंढते रहे, नहीं मिला। 6 महीने बाद एक लोन ले लिया बैंक से, तो उस लोन के लिए ये सारे लोग लायबल होंगे, कंपनी लायबल नहीं है। वो लोन कौन चुकाएगा? ये 6 लोग चुकाएंगे। भले ही उस लोन का फायदा कंपनी को मिल रहा हो, बट चुकाएगा कौन? ये 6 लोग। सर मान व्हाट इफ इस आदमी को पता ही नहीं है, ये इंडिया के बाहर बैठा है, इसको पता ही नहीं कि डेथ हो गई है, तो ये क्या ही कर सकता था, इसको तो खबर ही नहीं लगी कानो कान, तो फिर क्या करें?
तो लॉ में इसका भी प्रोविजन दिया गया। क्या? अगर किसी मेंबर को पता ही नहीं है कि मेंबर की डेथ हो चुकी है और हम स्टैट्यूटरी मिनिमम जो लॉ के द्वारा मिनिमम लिमिट है 7 की उसके नीचे आ चुके हैं, तो फिर वो बच सकता है, उसकी लाइबिलिटी नहीं इनकर होगी। बट जिनको पता था, हु वर अवेयर ऑफ द रिक्वायरमेंट 7 की वो फुलफिल नहीं हो रही है, वो लायबल हो जाएंगे लोन्स के लिए। ठीक है, चलो अच्छा अब एक कंडीशन और भी है पब्लिक कंपनी में। कंडीशन क्या? अगर एक कंपनी मान लो ए लिमिटेड है, पहली बात तो देख के बताओ ये ए लिमिटेड पब्लिक कंपनी है प्राइवेट कंपनी है? डब्बे को नहीं, बस ऐसी नाम से बताओ। ये पब्लिक कंपनी। क्यों? क्योंकि अगर प्राइवेट कंपनी तो इसका नाम क्या लिखा होता? ए प्राइवेट लिमिटेड। प्राइवेट लिमिटेड लिखना जरूरी है, लिमिटेड लिखा है तो मतलब पब्लिक कंपनी है। ठीक है, अच्छा मान लो एक दूसरी कंपनी है बी प्राइवेट लिमिटेड। ए लिमिटेड बी प्राइवेट लिमिटेड को कंट्रोल करती है। ठीक है, तो वैसे तो ये प्राइवेट कंपनी है, बट क्योंकि ये ए लिमिटेड के कंट्रोल के अंदर है तो इसलिए बी प्राइवेट लिमिटेड को भी पब्लिक कंपनी माना जाएगा। क्योंकि इस पे काबू किसका है? एक पब्लिक कंपनी का है, तो ये भी पब्लिक कंपनी मान ली जाएगी। इसको बोलते हैं हम डीम्ड पब्लिक कंपनी। ठीक है सर ये बात कंट्रोल करे जा रहे हो, कंट्रोल है क्या? यहां पे भी कंट्रोल किया, यहां पे भी कंट्रोल बोला आपने, कंट्रोल है क्या? कंट्रोल से मतलब क्या है? अगर ए लिमिटेड बी प्राइवेट लिमिटेड के 51% वोटिंग पावर को होल्ड करती है, या फिर उसके पास पावर है टू कंपोज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सर कुछ समझ नहीं आया। अगर आपके पास ए लिमिटेड के पास बी के वोटिंग, जहां जिन जिन मुद्दों पे भी वोटिंग की जाएगी, डिसीजन लिए जाएंगे, अगर ए के पास बी के 51% वोटिंग पावर है तो क्या करती है? इसको कंट्रोल करती है। या फिर अगर ए लिमिटेड के पास ये पावर है कि वो बी प्राइवेट लिमिटेड के किसी भी डायरेक्टर को रिमूव कर सकती है, किसी को भी अपॉइंट कर सकती है एज डायरेक्टर, तो क्या कहेंगे? कंट्रोल करती है दूसरी कंपनी को। ठीक है, तो ए लिमिटेड अगर बी लिमिटेड पे कंट्रोल करती है तो हम क्या कहेंगे? ए लिमिटेड है होल्डिंग कंपनी और बी लिमिटेड क्या है? सब्सिडरी कंपनी। ठीक है, अगर आपके पास दूसरी कंपनी का कंट्रोल आ गया तो आप बन जाओगे होल्डिंग और दूसरी बन जाएगी सब्सिडरी। होल्डिंग को हम पेरेंट कंपनी भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये वर्ड होल्डिंग कंपनी, पेरेंट कंपनी बहुत डीप में आएगा जब तुम इंटरमीडिएट पहुंचोगे। इंटरमीडिएट में प्रॉपर एक 10-12 क्लास का चैप्टर है अकाउंट्स के अंदर, वहां पे तुम्हें उसकी पूरी अकाउंटिंग सिखाई जाएगी। होल्डिंग कंपनी, पेरेंट कंपनी की, सब्सिडी कंपनी की अकाउंटिंग सिखाई जाएगी। ठीक है, बट अभी के लिए समझो बस कंट्रोल का मतलब क्या है। अगर आपके पास क्या है? 51% वोटिंग पावर है। वोटिंग पावर कैसे आता है? अगर आप दूसरी कंपनी के इक्विटी शेयर्स खरीद लो, कितने? 51% या उससे ज़्यादा इक्विटी शेयर्स अगर खरीद लो तो आपके पास वोटिंग पावर आ जाएगी 51%। ठीक है, या फिर आपके पास पावर क्या आ गई कि आप दूसरी कंपनी के डायरेक्टर्स को अपनी इच्छा से अपॉइंट कर सकते हो, अपनी इच्छा से रिमूव कर सकते हो, तो आपके पास क्या आ गया? कंट्रोल आ गया। ठीक है, देखो क्या लिख रहा है? प्रोवाइडेड दैट अ कंपनी विच इज अ सब्सिडरी ऑफ अ कंपनी नॉट बीइंग अ प्राइवेट कंपनी शैल बी डीम्ड टू बी अ पब्लिक कंपनी फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस एक्ट इवन वेयर सच सब्सिडरी कंपनी कंटिन्यूज टू बी अ प्राइवेट कंपनी इन इट्स आर्टिकल्स। यानी कि ये पता क्या बात बोल रहा है, जो मैंने ये वाली बोली थी ना कि ये अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के द्वारा तो प्राइवेट कंपनी है, बट इसको कंट्रोल करती है कौन? एक ऐसी कंपनी जो पब्लिक कंपनी है या एक ऐसी कंपनी जो प्राइवेट कंपनी नहीं है।
ये भी तो बोल सकता हूँ ना मैं कि ए लिमिटेड क्या है, एक पब्लिक कंपनी, या फिर ए लिमिटेड एक प्राइवेट कंपनी नहीं है। तो अगर इसको कंट्रोल करता है ए लिमिटेड तो इसको क्या कहेंगे हम, डीम्ड पब्लिक कंपनी, भले ही इसके आर्टिकल्स में लिखा हो कि ये एक प्राइवेट कंपनी है। ठीक है, पब्लिक कंपनी के पॉइंट्स पढ़ लो। इट इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल, आप शेयर्स एक इंसान से दूसरे इंसान को फ्रीली दे सकते हो, जैसा कि तुमने नॉर्मली होते हुए भी देखा होगा। ठीक है, इसमें मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स कितने होने चाहिए, 7, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, और सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी इज डीम्ड टू बी अ पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी की अगर कोई सब्सिडरी है, यही तो बोलता ना मैंने कि ये होल्डिंग कंपनी क्या है, दूसरी कंपनी को कंट्रोल करती है, तो दूसरी कंपनी क्या बनी, सब्सिडरी। तो सब्सिडरी कंपनी अगर होल्डिंग कंपनी के कंट्रोल में और होल्डिंग कंपनी पब्लिक कंपनी है तो ये क्या बन जाएगी, डीम्ड पब्लिक कंपनी। ठीक है, आगे देखो होल्डिंग सब्सिडी, जो मैंने बोला था होल्डिंग सब्सिडी, देखो आ गया होल्डिंग एंड सब्सिडी कंपनी। अच्छा, अब हम देख रहे हैं कंपनी को ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। अभी हम देख रहे थे कंपनी को ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स, आप देख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। तो होल्डिंग एंड सब्सिडी क्या है, बोल दिया मैंने। होल्डिंग कंपनी कौन, जो दूसरी कंपनी को कंट्रोल करती है। कंट्रोल कैसे मिलता है भाई, ये नहीं बोलना इक्विटी शेयर्स ले लो, बोलो कि अगर आपके पास 51% वोटिंग पावर है ऑफ द कंपनी, या फिर आपके पास पावर है टू कंपोज द गवर्निंग बॉडी, या पावर है टू कंपोज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी, तो आप क्या बन जाओगे, होल्डिंग कंपनी, और दूसरी कंपनी क्या बन जाएगी, सब्सिडरी कंपनी। ठीक है, अब इसके ऊपर ना छोटी मोटी लिमिट है। लिमिट ये है, देखो लिमिट से कहने का मतलब क्या है, मान लो एक कंपनी है ए प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, वो बी प्राइवेट लिमिटेड को कंट्रोल करती है। ए प्राइवेट लिमिटेड बी प्राइवेट लिमिटेड में मान लो 75% वोटिंग पावर होल्ड करती है। ठीक है, तो क्या ए होल्डिंग कंपनी बन गई, बन गई। अच्छा, बी मान लो सी प्राइवेट लिमिटेड में पावर टू कंपोज द गवर्निंग बॉडी रखती है, तो बताओ क्या सी बी की सब्सिडरी हो गई, हो गई, क्योंकि सी की पावर गवर्निंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने की किसके पास है, बी के पास है। तो क्या ए कह सकता है कि सी मेरी सब्सिडरी है, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, इज ए इज इक्वल टू सी, यस। जब ए इसको कंट्रोल करता है और ये इसको कंट्रोल करता है तो हम क्या कहेंगे, ए सी को भी कंट्रोल करता है। तो क्या कह सकते हैं हम कि ए, ध्यान से सुनने मेरे वर्ड्स, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि लैंग्वेज क्या लिखी है। ए प्राइवेट लिमिटेड इनडायरेक्टली थ्रू अ सब्सिडरी कंट्रोल सी प्राइवेट लिमिटेड, आ रहा समझ, ए प्राइवेट लिमिटेड इनडायरेक्टली थ्रू अ सब्सिडरी कंट्रोल्स सी प्राइवेट लिमिटेड, करेक्ट। अच्छा, अब सी डी प्राइवेट लिमिटेड में होल्ड करती है, मान लो 90% वोटिंग पावर, तो क्या डी सी की सब्सिडी हो गई, क्या डी बी की हो गई, क्या डी ए की हो गई, हाँ ठीक है। अब कितनी लेयर बन गई, 3, 1 2 3, ये तो अपने आप में बड़ी कंपनी है, इसके नीचे कितनी लेयर हो गई, 3। तो लॉ ने बोला हम 3 तक अलाउ नहीं करेंगे, आपको मैक्सिमम 2 लेयर अलाउड है, ठीक है। तो 2 लेयर तक जा सकती है। सर पे डी का क्या करें, डी में भी तो शेयर होल्डिंग थी, तो डी की शेयर होल्डिंग या तो इसको दे दो, ऐसे कर दो, यहां ले आओ डी को, या यहां ले आओ डी को, ये चलेगा। क्या बात हुई होगी, फर्क हो गया, लेयर का तो कम हो गई, बी के अंडर में है ना, अगर बी के अंडर में तो वो ए के अंडर में भी तो होगी। हाँ अब चलेगा, लेयर तो 2 हो रह गई ना, सी के अंडर में नहीं, तीसरी लेयर तो नहीं जा रही ना।
बी अपने नीचे 200 रख ले, 2000 रख ले, कोई फर्क नहीं। ए अपने नीचे 200 रख ले, 2000 रख ले, 2 लाख रख ले, 2 करोड़ रख ले, बट 2 लेयर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आओ। अ कंपनी इज अ होल्डिंग कंपनी इन रिलेशन टू वन और मोर अदर कंपनीज। कौन सी कंपनी कहेगी? होल्डिंग कंपनी कौन सी है? मीन्स अ कंपनी ऑफ विच सच कंपनीज आर सब्सिडी कंपनीज। देखो डेफिनेशन एक्चुअल में क्या है? सब्सिडी कंपनी इन रिलेशन टू एनी अदर कंपनी मीन्स अ कंपनी इन विच द होल्डिंग कंपनी कंट्रोल्स द कॉम्पोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और है ये वर्ड, और का मतलब है दोनों में से कोई भी एक शर्त पूरी हो जानी चाहिए, और एक्सरसाइजेज और कंट्रोल्स मोर देन वन हाफ। मोर देन वन हाफ मतलब कितना होता है? वन हाफ 50%, तो 50% से ज्यादा बोल रहा है, मोर देन वन हाफ यानी कि 51%। लिख लो ऊपर। अगर 50% कंट्रोल है तो बताओ पॉसिबल है वोटिंग पर होल्डिंग कंपनी बनना? 50% है तो नहीं पॉसिबल है, 51 है तो ही पॉसिबल है। तो मोर देन वन ऑफ द टोटल वोटिंग पावर, ओनली इक्विटी शेयर कैपिटल, आइदर एट इट्स ओन और टुगेदर विद वन और मोर ऑफ इट्स सब्सिडरी कंपनीज। अच्छा देखो, मान लो एक कंपनी है ई, या ये डी ले लो, डी बना रखा है ना। बी इसके अंदर होल्ड करता है 30% वोटिंग पावर, ठीक है। ए इसमें होल्ड करता है 25% वोटिंग पावर। मतलब डी के अंदर 2 लोगों की भागीदारी है। कौन? बी 30% होल्ड करता है, ए 25% होल्ड करता है। क्या हम कह सकते हैं कि ए की सब्सिडरी है डी? कह सकते हैं, क्योंकि बी को कंट्रोल करता है कौन? ए। तो जो बी है वो सब्सिडरी है ए की, करेक्ट। तो ए जॉइंटली, मैं क्या कह सकता हूं, ए जॉइंटली विद बी कंट्रोल्स डी, है ना। तो बी क्या उसकी सब्सिडरी है ना, तो अपनी सब्सिडरी के थ्रू मिल के होल्ड कर रहा है, चलेगा, ठीक है। यही बात यहां लिखी है, एक्सरसाइजेस और कंट्रोल्स मोर देन वन ऑफ द टोटल वोटिंग पावर आइदर एट इट्स ओन, या तो खुद ही 51% है, या फिर टुगेदर विद वन और मोर ऑफ इट्स सब्सिडरी कंपनीज। एक या एक से ज्यादा सब्सिडी कंपनी के साथ मिलकर भी अगर आप 51% वोटिंग पावर होल्ड करते हो तो सब्सिडी कंपनी बन जाएगी, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट सच क्लास और क्लासेस ऑफ होल्डिंग कंपनीज एज वी प्रिस्क्राइब्ड शैल नॉट हैव लेयर्स ऑफ सब्सिडरीज बियॉन्ड सच नंबर्स एज वी प्रिस्क्राइब्ड। तो 2 लेयर्स प्रिस्क्राइब की गई हैं, वो लिख लो चाहे तो, 2 लेयर्स हैव बीन प्रिस्क्राइब्ड। ठीक है। अब ये जो पॉइंट लिखा है, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन अ कंपनी शैल बी डीम्ड टू बी सब्सिडी कंपनी ऑफ द होल्डिंग कंपनी इवन द कंट्रोल रेफर टू सब क्लॉज 1 और सब क्लॉज 2 इज ऑफ अंडर सब्सिडी कंपनी ऑफ द होल्डिंग कंपनी। ये पता है, ये जो पॉइंट लिखा है, ये पॉइंट बेसिकली है क्या? सी लिमिटेड की पावर बी के पास है, बी क्यों क्या करती है? पावर टू कंपोज करती है। तो क्या बी होल्डिंग कंपनी हुई? तो क्या ए हुई सी की होल्डिंग कंपनी? वो ये चीज कह रहा है कि भैया ए के पास सी का कंट्रोल है इनडायरेक्टली थ्रू अ सब्सिडरी, ये बात वो बोलना चाह रहा है, ठीक है। अच्छा, जो पावर टू कंपोज है गवर्निंग बॉडी, उसका मतलब बता रहे हैं यहाँ पे कि पावर टू कंपोज है गवर्निंग बॉडी का मतलब क्या है कि आपके पास अगर पावर है कि आप अपनी इच्छा से, डिस्क्रिशन मतलब अपनी इच्छा से अपॉइंट कर सकते हो या रिमूव कर सकते हो ऑल और अ मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स, तो आपके पास क्या है? पावर टू कंपोज अ गवर्निंग बॉडी है। कंपनी का मतलब क्या है? कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट चलेगी, एनी बॉडी कॉर्पोरेट, एनी बॉडी लिख दिया, एनी बॉडी कॉर्पोरेट है। और लेयर मींस कि कितनी लेयर्स सब्सिडरी या सब्सिडीज की हो सकती है, तो मैक्सिमम 2 लेयर्स तक चलेगी, ठीक है। अब ये बात तो हमने पढ़ ली है, स्टेटस ऑफ प्राइवेट कंपनी विच इज अ सब्सिडी टू पब्लिक कंपनी। अगर एक पब्लिक कंपनी है, अगर एक पब्लिक कंपनी है और वो होल्ड करती है, कंट्रोल करती है प्राइवेट कंपनी को, तो प्राइवेट कंपनी, वैसे तो प्राइवेट कंपनी है बट क्या मानी जाएगी?
पब्लिक कंपनी ना, ये बात यहाँ दोबारा लिख दी गई है, ये सेम बात है यहाँ पे लिखी हुई, ठीक है। अच्छा, मिनिस्ट्री क्लैरिफाइड दैट द शेयर्स हेल्ड और पावर एक्साइजेबल बाय द कंपनी इन अनदर कंपनी इन अ फिड्यूशियरी कैपेसिटी शैल नॉट बी काउंटेड फॉर द पर्पज ऑफ डिटर्मिनिंग द होल्डिंग सब्सिडरी। देखो बेसिकली क्या बोलना चाह रहा है, अगर आपके पास दूसरी कंपनी के अंदर जो वोटिंग पावर है वो वोटिंग पावर फिड्यूशियरी कैपेसिटी में है, तो फिर वो कंपनी आपकी सब्सिडी कंपनी नहीं बनेगी। फिड्यूशियरी कैपेसिटी, ये वर्ड फिड्यूशियरी हमने पार्टनरशिप में सीखा है। फिड्यूशियरी का मतलब होता है म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। तो अगर ए के पास बी का 75% वोटिंग पावर ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस की वजह से आया है, फिड्यूशियरी कैपेसिटी में आया है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि ए बी की होल्डिंग कंपनी है। सर ऐसे कब हो सकता है कि फिड्यूशियरी कैपेसिटी में शेयर्स आ जाएं? तो देखो, मान लो जैसे भी मैंने डिस्कस किया था एक पॉइंट कि जैसे पब्लिक कंपनी में 7 मेंबर्स होने चाहिए, एक की डेथ हो गई तो फिर 6 महीने का टाइम मिलता है, बताया था ना मैंने। तो मान लो ये बी लिमिटेड है, ठीक है। अब इसके अंदर 7 मेंबर्स में से 2 की डेथ हो गई, कितने रह गए? 5। अब 2 मेंबर्स कम पड़ रहे हैं, या मान लो एक की डेथ हो गई, एक की डेथ करते हैं तो 6 मेंबर्स हैं। अब एक मेंबर कम पड़ रहा है, एक मेंबर को ढूंढना पड़ेगा। तो जब तक नहीं ढूंढ पा रहे तो 6 महीने तो काम कर सकते हैं, 6 महीने के बियॉन्ड नहीं कर सकते। मतलब जो भी लायबिलिटी होगी वो लायबिलिटी के लिए मेंबर्स पर्सनली लायबल हो जिनको खबर है, ठीक है। अब मान लो 6 महीने भी कोई मेंबर नहीं मिला, अब मेंबर्स की तो लायबिलिटी अनलिमिटेड होने वाली है। उन्होंने क्या किया, मेंबर्स ने 7 की लिमिट पूरी करने के लिए जो मेंबर डेथ, जिसकी मेंबर की डेथ हुई ना, वो 75% वोटिंग पावर होल्ड करता था। कंपनी ने क्या किया, बी लिमिटेड ने अपने 75% वोटिंग पावर इसको दे दी ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस पे कि सुनो अभी हमारे को 7वां मेंबर नहीं मिला है, जैसे 7वां मेंबर हमें मिल जाएगा तुम ये शेयर्स उस बंदे को बेच दोगे। तो फिर इस सिचुएशन में हम क्या कहेंगे कि ए प्राइवेट लिमिटेड बी लिमिटेड की होल्डिंग कंपनी नहीं है, क्योंकि फिड्यूशियरी कैपेसिटी में वो शेयर्स होल्ड करके बैठा है, ठीक है। तो देखो क्या कहते हैं, फिड्यूशियरी कैपेसिटी मतलब होल्डिंग ओनली इन द कैपेसिटी ऑफ अ ट्रस्टी। अगर आपके पास शेयर्स हैं एज अ ट्रस्टी, फॉर इंस्टेंस एग्जांपल, व्हेन अ कंपनी होल्ड्स शेयर्स और एक्सरसाइजेस पावर्स ऑन बिहाफ ऑफ एनी इंडिविजुअल wherein the company is just a trustee holding shares in good faith, trust and confidence of that individual, ठीक है। फिड्यूशियरी कैपेसिटी में अगर आप ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस में शेयर्स होल्ड कर रहे हो तो होल्डिंग कंपनी नहीं माना जाएगा, ठीक है। 6 महीने तक नहीं मिलता कोई दिक्कत नहीं है, 6 महीने की बियॉन्ड लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, तो उससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं, किसी और को दे सकते हैं कि भाई तू ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस पे रख ले, ठीक है। और लास्ट है एसोसिएट कंपनी। जैसे हमने अभी पढ़ा था कि 51% अगर आपके पास होल्डिंग वोटिंग पावर है तो क्या बन जाओगे, होल्डिंग कंपनी। अगर आपके पास 20% या उससे ज्यादा है बट 50% तक है तो आप बनोगे एसोसिएट कंपनी। अभी हमने क्या पढ़ा, अगर आपके पास 51% और मोर अगर है तो क्या बनोगे आप, होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडी कंपनी का रिश्ता बनेगा। अगर आपके पास 20% और मोर है प्लस आपके पास 50% तक है, अप टू 20% और मोर एंड अप टू 50 है, तो आप क्या बनोगे, एसोसिएट कंपनी बनोगे, ठीक है। दूसरा एक, जैसे एक कंडीशन तो ये थी, दूसरी कंडीशन क्या थी होल्डिंग के लिए, पावर टू कंपोज द गवर्निंग बॉडी या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है। इसके अंदर भी एक और चीज है, अगर आपके पास पावर है टू पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, तो हम क्या कहेंगे, आप एसोसिएट कंपनी हो, ठीक है। तो या तो 20% से ज्यादा हो और अप टू 50 हो, 51 हो गए तो सब्सिडी बन जाएगा, 50% तक है 20% ज्यादा या 20% भी, तो
तो आप क्या हो, एसोसिएट हो। या फिर अगर आपके पास जिन मीटिंग्स में कंपनी के बारे में इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए जाते हैं उन मीटिंग्स में अगर आप पार्टिसिपेट कर सकते हो तो आप क्या हो, एसोसिएट कंपनी हो। ठीक है, तो देखो एसोसिएट कंपनी मींस जिसके पास सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है बट एक सब्सिडरी नहीं है। अगर आपके पास सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है बट आप एक सब्सिडरी नहीं हो तो आप क्या हो, एसोसिएट कंपनी हो। सर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस क्या है? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मींस कंट्रोल ऑफ एटलीस्ट 20% ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल। ठीक है, या फिर बिजनेस डिसीजंस में आपकी पार्टिसिपेशन है तो आप क्या बन जाओगे, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मिलेगा आपको तो वो बन जाएगी आपकी एक एसोसिएट कंपनी। ठीक है, तो टोटल शेयर कैपिटल का मतलब यहाँ पे क्या है, पेड अप शेयर, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अगर आपके पास इसमें 20% और मोर बट अप टू 51%, 50% है तो आप क्या बन जाते हो, एक एसोसिएट कंपनी। ठीक है, इसके अंदर भी सेम चीज है, फिड्यूशियरी कैपेसिटी में अगर आप शेयर्स होल्ड करते हो तो इसके अंदर भी एसोसिएट कंपनी नहीं बनोगे। ठीक है, चलो जी, अब ये ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेस टू कैपिटल, इसको अब हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक है, आज हमने अपने पास दो बड़े बड़े कर लिए, एक ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेस टू कैपिटल, इसको अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, आज ही क्लास में किसी कोई चीज पूछे, कोई डाउट है तो बताओ। नहीं, चलो जी, तो फिर आज हम इतना ही करेंगे, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। बाय बाय।